अब जब हम इससे पहले वीडियो में बात कर रहे थे एक ग्रेट ड्रिफ्ट लक्ष्मी बड़ी चलायमान कि धन वेल्थ कभी एक जगह नहीं टिकती है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। जहाँ इसकी अच्छी ग्रोथ हो तो मनी वहीं जाती है, वेल्थ वहीं जाती है। 2 वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, मशीन्स ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया। तो जब मशीन ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया, पहले एक जुल्हा वीवर एक हैंडलूम पर कपड़ा बुनता था, मगर जब स्टीम इंजन लगा तो एक इंजन से 300 स्पिंडल घूमने लगे। टेक्सटाइल मिलों में मास प्रोडक्शन हुआ। मास प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्ट्स जो है चीप हो गए। शिपिंग मैकेनाइज्ड हुई तो शिपिंग का जो भाड़ा था वो कम हो गया। शिपों का साइज बढ़ता चला गया, ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ती चली गई उनकी, और उससे नतीजा क्या हुआ कि शिपिंग से जो था गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले आना चीपेस्ट हो गया। रेल में लगा इंजन, स्टीम इंजन, तो वो भी बहुत ट्रांसपोर्टेशन सस्ता कर दिया और स्पीड अप भी कर दिया। दोनों ही बातें हुई मशीन से। मैन पावर को तो यानी कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला मशीन ने जब मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया। नतीजा उसका ये हुआ, क्योंकि ये सब इन्वेंशन यूरोप में हुए, वेल्थ जो थी वो एशियन कंट्री से यूरोप की तरफ चली गई। जो चाइना और इंडिया की दोनों की 23% जीडीपी थी, वर्ल्ड जीडीपी की, वो घटती चली गई, क्योंकि यहाँ मैकेनाइजेशन नहीं हुआ। मगर टाइम बदला, हमेशा बदलता है, जैसे मौसम बदलता है। जैसे बादल आते हैं, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज नहीं करते। आवारा बादल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले आते हैं। चिड़िया परिंदे भी आज़ादी से चले आते हैं, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, कोई कानून नहीं मानते, कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं मानते। ना तो बादल किसी से पासपोर्ट इशू करने को कहता है, ना वीज़ा मांगता है। ऐसी चिड़िया परिंदे भी नहीं मांगते। तो इंसानों ने अपने ऊपर ये बंदिशें लगाई, हैंडीकैप लगाए, कोई बात नहीं। फिर मौसम बदल रहा है और तेज़ी से बदल रहा है। जितनी तेज़ी से पिछले 200 साल में तकरीबन 150 साल तक वेल्थ एशियन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज के थे, वो ड्रेन आउट होती रही। वो डेवलप कंट्री बन गए, प्रॉस्परस कंट्री बन गए। एशियन और अफ्रीकन गरीब से गरीब होते गए, हालत बद से बदतर होती चली गई। मगर अब फिर ज़माना बदल रहा है। आज ज़माना आया कॉमन करेंसी। ये तो तकरीबन पिछले 50 साल में जब यूएनओ बना तो कॉमन मार्केट, कॉमन करेंसी और कॉमन टैक्स रेट, 3 चीज़ों का इंसानों ने ज़रूरत महसूस की। अब कॉमन करेंसी में जैसे यूरोप में सब पहले अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी थी, वो उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन बनी तो यूरो एक नई करेंसी बन गई। ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट था। उसके बाद कॉमन मार्केट्स बने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, टैक्सेशन रेट भी यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई। वर्ल्ड बैंक में, इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जुडिशियल फोरम भी, अगर कोई
कंट्री एक समझौतों को वायलेट करती है, किसी पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, कि मान लीजिए चाइना से इंडिया कोई माल आता और इंडिया ज़्यादा उस पर रेट लगाता है, तो WTO में उसको लेके जाया जा सकता है, क्योंकि दोनों इसके मेंबर हैं। लगभग सारी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो टैक्स टैरिफ पे भी कंट्रोल लगा। कॉमन करेंसी यूरोप की हुई जब यूरोपियन यूनियन बना, मुझे याद है 1 यूरो 2.5 रुपये में मिलता था, 2.5 रुपये में जब ये बनी थी करेंसी। आज यूरो 100 रुपये में मिलता है, क्योंकि वो करेंसी यूरो बहुत मजबूत हो गई, US डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। तो यूरोप के 35-36 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में, कॉमन करेंसी हो गई। पासपोर्ट वीज़ा सिस्टम यूरोप में, आप किसी कंट्री से एक कंट्री दूसरे कंट्री जाए वो ख़त्म हो गया। अफ्रीकन यूनियन बनी, अफ्रीका में वहाँ की सारी कंट्रीज की, बड़ी अच्छी बात हुई, और ये भी एक कदम आगे था। मैं एशिया में जैसे अफ्रीकन यूनियन बनी, ये मुस्लिम कंट्रीज की भी एक यूनियन बनी, मगर ये एशिया में ऐसी और कोई यूनियन बन नहीं पाई जिसकी ज़रूरत थी। मगर बनी है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं बनी। अब डॉलर जो था वर्ल्ड के ट्रेड की करेंसी बन गई, एक्सचेंज की करेंसी बन गई, बैलेंस करने के लिए। जो हर कंट्री की उसकी करेंसी की अपनी अपनी वैल्यू है, वो नेट असेट वैल्यू पे डिपेंड है या नहीं है, ये बात आप दीगर है, अलग है। मगर जब ये वर्ल्ड बैंक बना, तो जो ये पेट्रोल डॉलर्स थे, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के पास सरप्लस मनी थी, आबादी भी वहाँ कम है, टेक्नोलॉजी भी बहुत कम है, वो पैसा बहुत आ गया, यूरो डॉलर आ गए, पेट्रोल डॉलर। वो उन्होंने ये, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए थी कम्युनिस्ट कंट्री से, सोवियत यूनियन से, जब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ तो 1990 से पहले, तो US ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो सारा पैसा जो था, ये पेट्रोल डॉलर जो थे, ये शिफ्ट हो गए सब वर्ल्ड बैंक में, US के थ्रू इन्वेस्ट हो गए, और US का इन्फ्लुएंस सारी दुनिया में उसकी वजह से हुआ। अब US डॉलर, क्योंकि करेंसी रशिया चाइना ट्रेड युआन में हो रहा है, US डॉलर में नहीं हो रहा है। जब सोवियत यूनियन था तो इंडिया और सोवियत यूनियन का भी ट्रेड जो था रुपये में था, बहुत बड़ा कंपोनेंट, डॉलर में नहीं था। तो उनके पास बहुत डॉलर रुपए इकट्ठे होते चले गए, एक्सपोर्ट किया, क्योंकि रेशन माल सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे वेजेस कम है, लेबर वेजेस। चाइना में भी लेबर वेजेस बहुत कम है, मगर ग्रेजुअली इंडिया में लेबर वेजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो अनकम्पिटिटिव हो गया इंडिया का एक्सपोर्ट। यहाँ टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी अनकम्पिटिटिव हो गया एक्सपोर्ट। किसी भी इकोनॉमी को, एक तो है कोई जो प्रोडक्शन है उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसके दम पर कोई भी इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। जो एशियन टाइगर्स कहलाते हैं, ईस्ट एशियन नेशंस, वो सब एक्सपोर्ट पे बेस्ड है। नतीजा ये हुआ कि अपने कंजम्पशन के बाद वो ज़्यादा जो थी एक्सपोर्ट पे बेस्ड था, उनका प्रोडक्शन इंडस्ट्री, वो बहुत जल्दी तरक्की कर गए। तकरीबन 15-20 साल में ये ईस्ट एशियन नेशन टाइगर इकोनॉमी बन गया। तो अब जो है, जो कॉमन मार्केट बना, तो उसमें हम एक जुडिशल फोरम है, कोई ज़्यादा टैक्स लगाता, टैरिफ लगाता, तो उस पर भी
लगाम लगाने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है WTO में, वो दोनों पार्टी की बात सुन के फैसला करती है। मगर अभी जो है इलेक्शन हो रहे हैं, अभी 2024 में नवंबर में वोट पड़ेंगे US में। वहाँ दो मेन कंटेंडर है, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और कमला हैरिस वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोकल करेंसी जो है, ये जो डॉलर की US डॉलर की डोमिनेंस जो है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो कंट्री एक्सपोर्ट में US को जो एक्सपोर्ट करेगी या आपस में करेगी, वो डॉलर पे बेस नहीं होगी। कमोडिटी एक्सपोर्ट बेस्ड ऑन डॉलर, तो हम उस पर 100% टैरिफ लगाएगा US। भाई आप इलेक्शन है, आपका इंटरनल कंजप्शन के लिए, जनता से वोट लेने के लिए आप कोई भी बयानबाजी करती थी, ये होती रहती है इलेक्शन में, सभी जगह होती हैं, हिंदुस्तान में भी होती है, हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो 100% टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ इन एडिशन टू नॉर्मल टैरिफ, तो वो WTO में और मुकदमेबाजी चालू हो जाएगी। उससे अमेरिका को US की इकोनॉमी को नुकसान होगा। एक तो US की इकोनॉमी को ही रशिया यूक्रेन वार से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहाँ जहाँ यूरोप में इलेक्शंस हुए हैं, सब जगह हार गई पार्टी। इंग्लैंड में नई पार्टी आ गई, लेबर पार्टी, 13-14 साल के बाद। जर्मनी में भी रूलिंग पार्टी का बुरा हाल है। तो US की, क्योंकि वो जो यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं, उसमें उसको सब्सिडी देनी पड़ती है, फाइनेंस करना पड़ता है US को। अब वार में डिस्ट्रक्शन ही मिलता है तो कुछ मिलता नहीं। इकोनॉमिकली भी अब जो वार मशीन बनाने वाली कंपनी है US में, उनके शेयर का वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो बिजनेसमैन है, माल बनेगा, बिकेगा, तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर वैल्यू बढ़ेगी। ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये इकोनॉमी जो है, ये सब डेमोक्रेटाइज हो गई है। आज टेक्नोलॉजी के एक जगह पे नहीं है, टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट हो रहा है। प्रोडक्शन का, कमोडिटी का तो एक्सपोर्ट होता था, अब टेक्नोलॉजी का भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रही है। दूसरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी में जहाँ बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट कौन सा है? जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। अब हिंदुस्तान में, भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर 100 करोड़ के पास स्मार्टफोन है तो बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना की भी तक में उतना ही बड़ा मार्केट है, मगर उसकी प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल हालत बेटर है, तो शायद वहाँ पे 200 करोड़ स्मार्टफोन हो। ये ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लोकलाइज मैटर नहीं है, ये ग्लोबल मैटर है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है, और आज इनकी रेवेन्यू बहुत से नेशन स्टेट से भी ज़्यादा है। इनको कंट्रोल करना दुनिया की हर गवर्नमेंट एक टेढ़ी खीर समझती है, इनको छूना बड़ा मुश्किल होता है। ये यंग लड़के 30-35 साल की एज में
टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मामले में वर्ल्ड लीडर बन गया एलन मस्क। चेंज हो रही है इस सिचुएशन, कम्युनिकेशन के मीन्स चेंज हो रहे हैं। तो इस सबसे मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड में डोमिनेंट इकोनॉमी थी इंडिया और चाइना की, वो लक्ष्मी वापस लौट के आ रही है, वेल्थ वापस लौट के आ रही है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो हवाई बात है, इंटरनेट जो है जैसे हवाई चीज़ है, एक केबल डाल दिया, ट्रांसपोर्टर से लगे हुए हैं, हवा में साउंड वेव से, एयर वेव से जा रही है। ये मैं यूट्यूब पे भी साउंड वेव्स और एयर वेव से ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रही है। आप कहीं भी मुझे देख सकते हैं, आप मुझसे खुश हो नाराज हो, आप जहाँ भी जाएंगे मुझे पाएंगे। जब आप यूट्यूब खोलेंगे, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नाम उसमें सर्च में डालेंगे तो मुझे ही पाएंगे। आपको मुझसे कितनी मोहब्बत हो, मुझसे कितनी भी नफरत हो, ये आज टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो मुझको ये दिखाई दे रहा है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, ब्रिक बैंक, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, और एक और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक और बैंक बना। तो मुझको लगता है कि यह मामला बहुत जल्दी ही चेंज होने वाला है। अब मैं 80 साल का हो गया, पता नहीं मैं वो देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, पर मुझे लगता है कि अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल में इंडिया और चाइना की जीडीपी दुनिया में अपनी वही मुकाम प्राप्त कर लेगी, उसी मुकाम पे पहुंच जाएगी जो औरंगजेब के ज़माने में था। क्योंकि ये जो है दोनों की इकोनॉमी जो है ये पीसफुल डेवलपमेंट पे है। जब लड़ाइयाँ होती हैं उसमें नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। अलेक्जेंडर अब से 2300 साल पहले उसने भी शायद एक कॉमन ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि सारी दुनिया को फतह कर लूँ और मेरी करेंसी और मैं ही पूरे दुनिया के मार्केट पे और ज़मीन के साथ साथ कंट्रोल करूँ। उसके बाद चंगेज़ खान मंगोलिया का, वो भी आया, बहुत हमले किए, मगर नतीजा ये हुआ कि 1/3 मंगोलिया का हिस्सा चाइना के पास है। दुनिया वो भी एक कॉमन ट्रेड की शक्ल थी। अगर जो सिकंदर तो बहुत यंग एज में मर गया, वो भी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी कि सारी दुनिया में कॉमन ट्रेड और कॉमन मार्केट्स हो, जैसा आज WTO है। मंगोलिया का चंगेज खान कामयाब हो जाता तो शायद वो भी WTO टाइप ही एक कॉमन मार्केट बना देता। नहीं हुआ, क्योंकि वो वायलेंस पे बेस थे दोनों कॉमन मार्केट बनाने के, उनका टारगेट जो थे तलवार पे बेस थे, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे थे। तो माइट इज राइट, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सके, बहुत टाइम नहीं चल पा सके, बहुत दुख उठाया उन्होंने। कहा ग्रीस से चलते चलते अलेक्जेंडर पंजाब तक आ गया, पर्शिया को, रशियन इसके ईरान के एम्पायर को जीतता हुआ। बहुत आदमी मारे और बहुत आदमी मरे, फौजियों ने बहुत दुख पाए, नतीजा कोई अच्छा सुखद नहीं हुआ। ऐसे ही चंगेज़ खान ने भी बहुत मेहनत की, मशक्क़त की,
नतीजा अच्छा नहीं निकला, क्योंकि वो माइट इज राइट पे बेचता है। आज जो है 2024 में माइट इज राइट नहीं, आज टेक्नोलॉजी इज राइट। हथियार नहीं, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ये तोप कैनन से, बॉम्ब से, गन से ज़्यादा पावरफुल बन गया है टेक्नोलॉजी। और हैप्पीनेस का एक डार्कनेस से अंधेरा था, खूब अंधेरा था, जब लड़ाइयाँ हो रही थी। सेकुलर वॉर के बाद वो सब चेंज हो गया। बहुत से स्ट्रक्चर्स बने यूएनओ के तत्वाधान में, एजिसिस में। तो WTO पहुंचते पहुंचते भी उससे पहले ही कई स्ट्रक्चर हुए। आखिर में ये फाइनल स्ट्रक्चर है, फाइनल शेप है। तो अब जो है कॉमन मार्केट बन गया WTO के थ्रू, वाया WTO। कॉमन करेंसी तो अभी नहीं हो पाई है, मगर चाइना बहुत सी कंट्री से अपने युआन में ट्रेड कर रहा है। अरबियन कंट्री से भी कर रहा है युआन में ट्रेड, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी से। और ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री जो कहलाते हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इस्लामिक कॉपरेशन काउंसिल, शंघाई कॉपरेशन काउंसिल, सब कॉपरेशन काउंसिल बन रही हैं। इंडिया भी, भारत भी एक बहुत बड़ी कॉपरेशन काउंसिल ही कहना चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया। 29 स्टेट, वो उन जैसे अमेरिका में 51 स्टेट्स हैं, 51 स्टेट्स हैं, इंडिया में भी 29 स्टेट है, और भी बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में President of India is empowered to split the states and create new states on the aid and advice of the central government. तो ये अंत नहीं हुआ, दिस इज नॉट द एंड कि नए स्टेट नहीं बनेंगे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, उत्तराखंड बना यूपी से निकाल के, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ स्टेट बना जो मध्य प्रदेश का था, झारखंड बिहार का हिस्सा था। अभी भी बात चल रही है कि जो बाकी बचा हुआ उत्तर प्रदेश है, इसको 3 हिस्से कर दी जाए। महाराष्ट्र में मराठावाड़ा को अलग स्टेट बना दिया जाए, और विदर्भ को अलग स्टेट बनाया जाए, लेकिन महाराष्ट्र के 3 टुकड़े कर दिए जाए। बहुत पुरानी पब्लिक की डिमांड है कि जो विदर्भ का इलाका है वो तो सूखा पड़ता। मैं नागपुर से एक दफ़ा गया था टैक्सी से, नागपुर तो दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से गया था। वैल्यूशन के लिए आदिलाबाद में सीमेंट प्लांट होता था, अब आदिलाबाद शायद तेलंगाना का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो नागपुर से पहले टैक्सी के गया, ये भी विदर्भ का इलाका, सब सूखा पहाड़ी इलाका था, वो पानी की बहुत कमी है वहाँ। सुबह चला नागपुर से, शाम को पहुँचा आदिलाबाद। सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, बड़ा अच्छा प्लांट था। वहाँ जनरल मैनेजर ने मुझे सब दिखाया, बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती में दिखाया। मैंने कहा तो सुबह आके देखूंगा, बाकी तो रात को उनके गेस्ट हाउस में सो गया, पड़ गया। आलू के पराठे खाए दही से। सुबह से को उठा तो 9 बजे गया, क्योंकि मोमबत्ती में पढ़ नहीं पा रहा था, उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे।
तो वैल्यूएशन तो क्या करता। खैर अगले दिन सुबह गया, देखा, और वहाँ से दोपहर को फिर चल पड़ा मैं नया गांव जो नॉर्थ कर्नाटका में है। वो टैक्सी वाला वो पता नहीं क्या गाने बजा रहा था, वो शायद तेलुगु में थे। तो मुझे एक टैक्सी से तो मैं चला वहाँ से नागपुर से आदिलाबाद, और दूसरी टैक्सी से चला आदिलाबाद से नया गांव नॉर्थ कर्नाटका। वहाँ भी पहुँचा रात को। वहाँ से अगले दिन देख के सुबह ट्रेन में चल पड़ा और बेंगलोर आ गया। 1 हफ्ते 10 दिन रुका बेंगलोर, वहाँ से फ्लाइट लेके फिर दिल्ली वापस आ गया। 2 सीमेंट प्लांटों का वैल्यूएशन करने के लिए, बेचने के लिए बंद पड़े थे सब सीमेंट कॉर्पोरेशन के 8 प्लांट्स। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये अब जो है ये लक्ष्मी बड़ी चलायमान ड्रिफ्ट, एक ग्रेट ड्रिफ्ट, तो ये बहुत बड़ा एक भूचाली वॉल्केनिक करप्शन होने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसमें जो दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले 2 कंट्री हैं, भारत और चाइना, वो लक्ष्मी वेल्थ इनके पास आ जाएगी। और फिर इनका WTO के मुताबिक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी। इनकी GDP फिर 23% हो जाएगी, जो आज 3-4% है। चाइना की शायद 6-7% है। ये फिर बदलेगा, टाइम बदलेगा, मौसम का मिजाज बदलेगा, हवाएं बदलेंगी, और गानों के म्यूज़िक भी बदलेंगे, और प्यार मोहब्बत का एक बार दौरम दौर चलेगा। नमस्कार, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।